नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएं पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3 देखिए, ठीक है। कंप्लीट योजनाएं यहाँ पे हमारे चैनल पर कराई जा रही हैं। राज्य सरकार की योजनाएँ भी कराई जाएंगी, केंद्र सरकार की योजनाएँ भी कराई जा रही हैं। लेखपाल के लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। कंप्लीट ग्रामीण परिवेश ई बुक हमारा उपलब्ध कराया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो बिना देरी किए अब हम आगे बढ़ते हैं आज की अपने पहली योजना पे। तो आज की पहली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट में ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट चीज़ों को कवर करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने में चीज़ों को पकड़ पकड़ के उसको एक्सप्लेन करूँ और आपका टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। तो फटाफट चीज़ों को हम कवर करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, ठीक है। तो ध्रुव के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम यानी कि ध्रुव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का एहसास कराना और उन्हें समाज के लिए योगदान देने हेतु प्रेरित करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, छात्रों का चयन सरकारी और निजी स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों से किया जाएगा। तो ये ध्यान देना, क्लास आपको ध्यान देना है कि 9 से लेके 12वीं तक की कक्षा के छात्रों को यहाँ पे चयनित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। योजना का नाम है ध्रुव, ठीक है, जिसमें प्रतिभाशाली छात्रों को जो 9वीं से लेके 12वीं तक के छात्र हैं उनको चयनित किया जाएगा। ओके, आगे की पढ़ाई के लिए या उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको हम शॉर्ट में सुमन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो ये डेट आप याद रखेंगे, 10 अक्टूबर 2019 को सुमन योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को गर्भ के 6ठे महीने से लेके प्रसव के 6ठे महीने के बाद तक और बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये डेट याद रखना है। सुमन योजना अभी जस्ट 2019 में स्टार्ट किया गया है और गर्भ के 6 महीने के बाद से बच्चे के जन्म के 6 महीने तक निःशुल्क इलाज प्रोवाइड कराया जाएगा। योजना का नाम है सुमन योजना, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, इसके अंतर्गत आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया है कि ये 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, यानी कि फूड की बात हो रही है, खाद्य यानी यहाँ पे फूड की बात हो रही है, ठीक है। तो फूड सेफ्टी, यहाँ पे आप देखिए विश्व खाद्य दिवस यानी कि जो खाने की चीज़ें होती हैं उसकी बात हो रही है। ये दिवस आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका आप ध्यान रखना। अब पॉइंट देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को फूड सेफ्टी मित्र स्कीम को लॉन्च किया। अभी क्या है, इसमें आपको जो है राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे दोस्तों कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो आप ध्यान देना कि खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसको विश्व खाद्य दिवस यानी कि 16 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। तो ये डेट याद जरूर रखना कि विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन आपका खाद्य सुरक्षा मित्र योजना लॉन्च किया गया और इसके अंतर्गत ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है दोस्तों नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मई 2015 में स्वीकृति दी थी, ठीक है। तो मई 2015 में आपको ये डेट ज़रूर याद रखना है। कैसे याद करेंगे, देखिए आपको अगर शायद आप सनातन धर्म को अगर फॉलो कर रहे होंगे यानी कि कथा प्रवचन सुन रहे होंगे, तो कहते नहीं कि पंच तत्व से मिलकर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो पंच यानी कि 5, कुछ इस तरह से, और जिसमें जल भी आता है और जल आपको रिलेट कर सकते हैं गंगा नदी से, ठीक है। तो पंच तत्व यानी कि ये 2015 पंच तत्व और ये गंगा, आप कुछ इस तरह से, ये मेरा ट्रिक है, आप अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझे फॉलो करें, आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मई 2015 में स्वीकृति दी गई थी और इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के कदम उठाए जा रहे हैं।
ऑब्वियस सी बात है, जब नमामि गंगे की बात हो रही है तो गंगा नदी से सारी चीज़ें संबंधित होंगी, जैसे इसकी साफ़ सफाई करना, इसकी स्वच्छता को संरक्षित करना, और नदी में जो बहुत सारे पॉल्यूटेड हमारे जो कारखाने से वेस्ट निकलता है उसको कंट्रोल करना, उसको कहीं और जगह पे, ठीक है, उसको कहीं और जगह पे ले जाना, यानी कि गंगा में हम जो पॉल्यूटेड चीज़ें होती हैं उसको वेस्ट वहाँ पे ना फेंके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इस वर्ष 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, ठीक है, खर्च करने की प्लानिंग है 20,000 करोड़ रुपए 2020 में। तो आसान है, 2020 में 20,000 करोड़। अगला है बेहतर और टिकाऊ परिणाम हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम में अहम बदलाव करते हुए गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को स्वच्छ गंगा मिशन में शामिल किया जाएगा। अभी इसमें कुछ चीज़ें अपडेट कर दी गई, जैसे स्वच्छ गंगा मिशन एक नारा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो गंगा किनारे गाँव हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको इस नारे से रूबरू करवाया जाएगा, ताकि वो इस नारे को फॉलो करें और आसपास के जो साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है उसको वो खुद लें, ठीक है। प्रत्येक नागरिक खुद जिम्मेदार बने गंगा की सफाई के लिए जो कि उसके आसपास रहता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेहतर और टिकाऊ परिणाम हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम में अहम बदलाव करते हुए गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को स्वच्छ गंगा मिशन में शामिल किया गया है। अगली योजना है, यह कार्यक्रम योजना नहीं है, अगला पॉइंट है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा लागू किया जा रहा है। तो नमामि गंगे योजना किस मिशन के द्वारा लागू किया जा रहा है? तो शॉर्ट में एक नाम याद रखना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, यानी कि NMCG के द्वारा लागू किया जा रहा है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ये ध्यान रखना कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इस योजना के अंतर्गत इसको लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को चलाया जा रहा है। कौन सी योजना थी? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है नमामि गंगे योजना, जिसको 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों गंगा ग्राम परियोजना। ये भी गंगा नदी से ही संबंधित है। गंगा ग्राम यानी कि गंगा के किनारे जितने गांव होते हैं वहाँ से संबंधित ये योजना है, ठीक है। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ किया गया। तो इस योजना को इसी पुराने योजना यानी कि नमामि गंगे, पुराने क्या 2015 की योजना है, नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा ग्राम परियोजना चलाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अभी यहाँ पे लिखा हुआ था स्वच्छ गंगा मिशन, जिसमें गांव के लोगों को है ना जागरूक करना था। तो उसी से संबंधित योजना है गंगा ग्राम परियोजना, ठीक है। 2017 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान देना, ओके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के तट पर स्थित गाँवों में संपूर्ण स्वच्छता का अनुपालन करना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको डेट याद रखना है कि 2015 के बाद यानी कि 2017 में इसको लाया गया था। और वही चीज़ें कि गंगा के किनारे जो गांव हैं उनमें स्वच्छता का अनुपालन किया जाए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों विवाद से विश्वास योजना। विवाद से विश्वास योजना से नाम से ही तात्पर्य यहाँ पे निकल जा रहा है कि कोई विवादित वस्तु, थिंग या जो भी होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, उसको सॉल्यूशन करके उसका सॉल्यूशन करके हम विश्वास की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत करदाताओं के विवादित कर, विवादित ब्याज, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे पैसे की, पैसे पे ज़्यादातर विवाद होते हैं। तो यही बात है कि बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर बिजनेस टाइकून होते हैं, ये बहुत सारे कर को छुपा लेते हैं, या जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी वगैरह, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जा रही हैं, यानी कि इस योजना के अंतर्गत करदाताओं के विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क का निस्तारण किया जाता है। इसके तहत विवादित राशि के भुगतान पर 100% कर छूट, यानी कि अगर कोई विवादित राशि है, आप कह रहे हो इतना गवर्नमेंट कह रही है इतना देना चाहिए, आप कह रहे हो नहीं इतना हुआ है, ठीक है, कुछ इस टाइप से जो मैटर है, तो अगर आप उस विवादित पैसे को दे रहे हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप उस विवादित पैसे को उठा के दे रहे हैं गवर्नमेंट को तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और विवादित दंड, विवादित ब्याज या विवादित शुल्क के भुगतान पर, यानी कि अब वो जो विवादित पैसा था, उस विवादित पैसे पे जितना अभी तक ब्याज हुआ है जो आपने नहीं जमा किया था, एक तो विवादित पैसा होता है और उस विवादित पैसे पे एक तो वो नहीं आपने दिया, और उस विवादित पैसे पे जो ब्याज बनता है, जो इंटरेस्ट बनता है, वो भी आपने नहीं दिया है। तो विवादित पैसे पे आपको जब विवादित पैसा देंगे तो वहाँ पे 0 इंटरेस्ट करना पड़ेगा, और जो उसका इंटरेस्ट हुआ होगा पार्टिकुलर उस टाइम के पीरियड में जो उसका इंटरेस्ट हुआ होगा, जैसे 100 रुपये आपका ब्याज हुआ तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये देना है, ठीक है। 25 रुपये दे के आप बच सकते हैं सारे के सारे मैटर से, यानी कि आपने क्या किया, वो विवादित पैसा दे दिया और उस विवादित पैसे पे 25 रुपये आपने पेनाल्टी भर दी और आपका काम, मतलब आपका काम सही हो गया, ठीक है। अब आपके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, यानी कि आप ब्लैक लिस्ट में नहीं है, गवर्नमेंट की ब्लैक लिस्ट में नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विवाद से विश्वास योजना को प्रत्यक्ष विवादों के 1/4 हिस्से के समाधान के लिए चुना गया है, जिसमें 97,000 करोड़ रुपए के विवादों का निपटान किया गया। अब आप सोच सकते हो कि नाम यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि छोटा सा है, लेकिन आप इस अमाउंट को देखिए, कितने हज़ार करोड़ रुपए हमारे भारत में विवादित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पैसा हो गया, 97,000 करोड़, यानी कि 3,000 करोड़ कम, सीधे 1,00,000 करोड़ रुपए विवादित हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का निपटारा किया गया है इस योजना के अंतर्गत, जिसमें जो विवादित ब्याज है उस पर 25% का डिस्काउंट, और जो विवादित पैसा है उस पर आपको 100% पूरा देना पड़ेगा। वो पैसा दीजिए प्लस 25% आप ब्याज दीजिए, आप छुट्टी पा जाएंगे। ठीक है, अगली योजना है दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021। ये आपको ये जगह याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका योजना है। ये पूछ लेगा कि यह योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू है, तो यह योजना राजस्थान में लागू है। ठीक है, तो बहुत लोग उत्तर प्रदेश मार्ग के चले आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा उत्तर प्रदेश सही होगा। ठीक है, जब आप उत्तर प्रदेश की योजना पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश सही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आंख मूंद के उत्तर प्रदेश मत मार देना एग्जाम टाइम में, तो ये ध्यान देना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड कहाँ से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसके अंतर्गत। राजस्थान के शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया है। ठीक है, यानी कि शहरी क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार, ध्यान देना, शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर से इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको इस योजना का नाम याद रखना है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 किस राज्य में लागू किया गया है, तो राजस्थान में लागू किया गया है। किन लोगों के लिए लागू किया गया है, तो जो शहरी क्षेत्र में बेरोजगार युवा हैं, छात्रों की बात नहीं हो रही है, जो शहरी क्षेत्र में बेरोजगार युवा हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए, सर्विस सेक्टर के युवा हो गए, ठीक है, जो थोड़ा जॉब वगैरह से संबंधित होना चाहते हैं, उनको 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगली योजना की तरफ। नाम है देवारण्य योजना। क्या है, देवारण्य योजना। ठीक है, तो ये योजना जो है, फिर से आपको यहाँ पे एक राज्य का नाम याद रखना होगा, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस राज्य में स्थित है। तो देवारण्य योजना मध्य प्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है। पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य योजना को शुरू किया है। यानी कि आप ध्यान देंगे, आयुष का मतलब होता है दवा, आयुष प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको, तो आयुष का मतलब होता है दवा। ठीक है, तो ये जो देवारण्य योजना है, ये मध्य प्रदेश में दवा से संबंधित योजना है, और इसका मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं, वो दवा सभी के लिए नहीं है, आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करना। यानी कि 3 चीज़ें जरूरी है याद करना कि देवारण्य योजना मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही योजना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, इतना ज़रूरी है, इतना आपके एग्जाम में पूछेगा। बाकी थोड़ा सा डिटेल आप और देख लीजिए। प्रदेश में 360 से अधिक नए आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी वगैरह ज़्यादा निवास करते हैं, तो वहाँ पे उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब वो लोग स्वस्थ रहेंगे, उनका एरिया एक तरह से वायरस मुक्त रहेगा, यानी कि वहाँ पे साफ़ सफाई रहेगी, तो लोग जाएंगे। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि टूरिज्म का भी बढ़ावा वहाँ पे होगा। तो यही सारी योजना का प्लान है, यही सारी योजना है यहाँ पे, यही इनका प्लान है। ठीक है, सो ये थी योजना देवारण्य योजना, जो कि मध्य प्रदेश में लागू की गई है, आदिवासी व्यक्तियों के स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगली योजना की तरफ। नाम है स्माइल योजना। ठीक है, स्माइल योजना, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। नॉर्मली इसका जो हिंदी तात्पर्य है, इसका मतलब होता है मुस्कुराना। फुल फॉर्म देखते हैं पहले दोस्तों। ठीक है, फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होगा हिंदी में आप देखिए, आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत
नहीं नहीं, फुल फॉर्म ये हिंदी नहीं है, आपको ये इंग्लिश से देखना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन, यानी कि सपोर्ट फॉर, ठीक है, सीमांत व्यक्तियों के समर्थन हेतु, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, इस योजना का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, यानी कि अब जब ऑप्शनल आपके सामने जब ऑप्शनल के फॉर्म में आएगा तो आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। अगला है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और जानना जरूरी है, हालांकि एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखिए भारत में भिक्षावृत्ति की स्थिति, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पोजीशन पे आता है भिक्षावृत्ति में, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा भिखारी पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, ठीक है, और उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आजीविका की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे भिक्षावृत्ति शब्द उल्लेखित होता है और इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म, स्माइल का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम। उतना इम्पोर्टेंट कतई नहीं है, लेकिन ज़रूरी है जानना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम क्या है, कब शुरू किया गया था, आपको बस इतना जानना है, ठीक है। देखिए इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी 2092 को एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने हेतु आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा कौशल विकास व स्वरोजगार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीबों की सहायता करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आप ये डेट याद रख लेना, ठीक है, कि 13 जनवरी 1992 को यह एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया। नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको NBCFDC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। प्रश्न यहाँ पे इस तरह से बनेगा, देख लीजिए, आया हुआ प्रश्न है आपका, जून 2021 में किस राज्य में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। याद कीजिए जो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना था, कहाँ का था वो, राजस्थान का था। दूसरा मैंने बताया था आपका स्माइल योजना, जो कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के स्वास्थ्य से संबंधित योजना था। इसी तरह से आपको छात्र क्रेडिट कार्ड योजना पढ़ना है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य की योजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल की ये योजना है, यहीं से शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स और आप देख लीजिए। इस योजना के तहत उच्च अध्ययन में दाखिला लेने हेतु क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्रदान किया जाएगा। वैसे क्रेडिट कार्ड पे आपको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बस फ़ायदा ये होता है क्रेडिट कार्ड से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं बिना भाग दौड़ के, ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है। बाकी यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मली बैंकों में काफ़ी हाई होता है, ठीक है। इसलिए किसी लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है उसके किसी के पास वहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। जो हायर मिडिल क्लास की फैमिली होती है या फिर जो अपर क्लास की फैमिली होती है, उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ठीक है, अपर मिडिल क्लास और जो अपर क्लास फैमिली होती है, ठीक है, उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह कर्ज 4% की ब्याज पर दिया जाएगा। बहुत एक सॉफ्ट लोन है, 4% ही ब्याज है। किसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है स्पर्श प्रणाली, ठीक है। क्या है, स्पर्श प्रणाली। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ज़रूरी है, बस इसका फुल फॉर्म ही ज़रूरी है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा प्रणाली लागू कर दी है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 क्वेश्चन बन सकता है कि स्पर्श प्रणाली किन के लिए है, किन व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना कि जो डिफेंस से संबंधित लोग हैं, रक्षा से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, डिफेंस से संबंधित लोग हैं, उनके पेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यानी कि डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित व्यक्तियों के पेंशन की बात हो रही है, किस योजना के अंतर्गत, स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत। अब आप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद कर लेना कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, यही है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। सही समय पर पेंशन उपलब्ध कराया जाए, यही इस योजना का उद्देश्य है। किससे संबंधित है, डिफेंस यानी कि रक्षा से संबंधित है, ठीक है, स्पर्श प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, परियोजना बोल्ड, ठीक है। तो परियोजना बोल्ड क्या है, मरुस्थलीकरण को कम करने और राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए
4 जनवरी 2021 को अनोखी परियोजना बोल्ड शुरू किया गया। बोल्ड का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉफ, यानी कि बोल्ड, ठीक है, शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाना। देखो क्या है कि कहीं कहीं क्या होता है, राजस्थानी क्षेत्रों में बांस वगैरह उगाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका वो मुख्य साधन हो जाता है आय का, उगाते हैं, सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि मरुस्थलीकरण को कम करने, बांस वगैरह से क्या होता है कि धीरे धीरे मरुस्थलीकरण भी कम हो जाएगा। भाई उसमें झाड़ी उगती है, रेत में कभी कभी झाड़ी उगती है तो बांस वगैरह उग जाता है वहाँ पे। तो मरुस्थलीकरण को कम करने और राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 4 जनवरी 2021 को यह योजना शुरू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत नेट परियोजना, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म होता है पीपीपी, पूछ लेगा आपके एग्जाम में, पूछता है जीएस के क्वेश्चन में कि पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल के माध्यम से भारत नेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 19,041 करोड़ रुपए, और कितने थे, 29,430 करोड़ रुपए में अभी तक इतना खर्चा कर दिया है। यानी कि क्या होगा, बाद में धीरे धीरे यहाँ पे आप देख सकते हैं तक की अंतराल अनुदान की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि 29,430 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जिसमें 19,041 करोड़ रुपए लगाया गया है भारत नेट योजना में। उद्देश्य क्या है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता होगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, इंटरनेट तथा अन्य सेवाओं के वितरण को सुगम बनाना है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप बैंक पे जब जाते हैं तो आपको पता लगता है कि भैया आज नेटवर्क नहीं है, होता नहीं, सुनने में आता है कि आज गए बैंक पे, बहुत ज़रूरी पेमेंट करना था, भैया आज नेटवर्क नहीं है, यार 2 घंटे बैठो आप। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है, बहुत ज़रूरी योजना है कि गाँव तक भी वाईफाई वगैरह पहुँचाया जाए। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो गाँव में लगना चाहते हैं, लेकिन वाईफाई ना होने की वजह से वो गाँव में अपना स्टार्टअप नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, वहाँ पर रोज़गार नहीं जनरेट हो पा रहा है। इसके बाद में आप शिक्षा के बारे में देख ही रहे होंगे, आजकल जब गांव में बोला जाता है, जो कोरोना आया वहाँ पे टीचर्स बोलते हैं कि आप फ़ोन से जो है आप शिक्षा लीजिए या एजुकेशन आपको फ़ोन पे मिलेगा। तो बहुत लोगों के पास में क्या होता है, फ़ोन ही नहीं होता है, ठीक है। वही बात है कि एक तो जानकारी नहीं होती है, दूसरी चीज़ें होती है कि नेटवर्क वगैरह है नहीं, या फिर ई टॉप तो करवा नहीं मिलेगा, इतना महंगा प्लान आता है, तो इसीलिए वो लोग फ़ोन भी नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब अवॉइड करने के लिए, पर ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका भारत नेट योजना लाया गया है, जिसमें 19,041 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया गया है, मतलब स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी आवंटन तो 29,430 रुपए कह रहा हूँ, 29,430 करोड़ रुपए का है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी अगली योजना है साल्ट कार्यक्रम, ठीक है। कौन सा है? साल्ट कार्यक्रम। अगेन आपको फुल फॉर्म ध्यान देना है, और अगेन दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस राज्य से संबंधित ये योजना है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित योजना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसके फुल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि आंध्राज का मेंशन हुआ है, यानी कि साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि साल्ट कार्यक्रम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। तो दो चीज़ें आपको, 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसका फुल फॉर्म, दूसरा ये किस राज्य में लागू हुआ, तीसरा कि ये किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों सुनिधि प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लेना। इसको देखते हैं, इस पे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो अक्टूबर 2020 में कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO द्वारा लॉन्च की गई महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से अक्टूबर 2020 में कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा, ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ पे सुनिधि चौहान है, यानी कि इतना सुंदर नाम है, और लॉन्च कौन कर रहा है? कोयला खान, ठीक है। तो कोयला खान भविष्य निधि संगठन यानी कि
EPFO द्वारा लॉन्च की गई महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी योजना कौन सी है? तो सुनिधि योजना है। ठीक है, तो देखिए कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया, सुविधा, समृद्धि, समिधा। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए तो आप सुविधा पे मार के चले आएंगे, समिधा पे मार के चले आएंगे, समृद्धि पे मार के चले आएंगे। ध्यान देना, आपका सही आंसर, राइट आंसर होगा सुनिधि प्रोजेक्ट है, जो कि कोयला खान भविष्य निधि के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना है और ये संबंधित किससे है? सूचना प्रौद्योगिकी से है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। सुनिधि का फुल फॉर्म क्या है, जरूरी है ध्यान देना। जब आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको वहीं पे आंसर भी मिल जाता है, अक्सर 90% में यही होता है। तो सुनिधि का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, पूर्ण रूप है आपका सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन डेटा हैंडलिंग। आपको वैसे अंदाज़ा लग गया होगा कि ये बात हो रही है डेटा हैंडलिंग, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन से संबंधित चीज़ों की। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। उक्त प्रोजेक्ट का उद्देश्य कोयला खान भविष्य निधि संगठन की सभी भविष्य निधि एवं पेंशन संबंधी गतिविधियों को डिजिटलाइज्ड करना। कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें होती है जहाँ पे हज़ारों वर्कर काम करते हैं, तो उन वर्कर की जो डिटेल होती है, उनका जो पेंशन वगैरह होता है, वेतन वगैरह होता है, इन सारी गतिविधियों को डिजिटलाइज्ड करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अक्टूबर 2020 में कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा लॉन्च की गई महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी योजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा सुनिधि योजना। ठीक है, तो कल दोस्तों अब हम इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो सेशन बहुत लंबा ना करना हमारा उद्देश्य है और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, बाकी सारी और जितनी वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।